हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड, जितने विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम लोग 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन आते हैं और इस बार भी 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग आप लोगों का जो है 20 नंबर जो है पक्का करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, और पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। ठीक है, तो ये आपसे जो है विधा यहाँ पर पूछ रहा है, रचना की विधा पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए आवारा मसीहा जो है, आवारा मसीहा जो रचना है वो जीवनी विधा की रचना है। ठीक है, किसकी है, तो जीवनी विधा की रचना है। आप क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है, थलुआ क्लब के लेखक है, यानी थलुआ क्लब के लेखक जो है वो कौन है। ऑप्शन ए में दिया गया है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया गुलाब राय, और ऑप्शन नंबर सी में है क्या महादेव वर्मा, और ऑप्शन नंबर डी में क्या है अज्ञेय है। ठीक है, तो देखिए थलुआ क्लब के लेखक जो हैं वो हैं गुलाब राय। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, थलुआ क्लब के लेखक हैं कौन, गुलाब राय। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या दिया गया है, तो दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। ठीक है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो किस युग के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है शुक्ल युग, ऑप्शन नंबर बी में है द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर सी में है शुक्लोत्तर युग, और ऑप्शन नंबर डी में है क्या भारतेंदु युग। ठीक है, तो देखिए आचार्य रामचंद्र जो शुक्ल जी हैं तो वो द्विवेदी युग के जो है लेखक हैं। किस युग के, तो द्विवेदी युग के। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर चौथा। ठीक है, तो यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर चौथा, और क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या बोला है, शुक्ल युग की समयावधि है, यानी शुक्ल युग की समयावधि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या शुक्ल युग की समयावधि। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक, ऑप्शन नंबर बी में है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, और ऑप्शन नंबर डी में है 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। ठीक है, तो देखिए शुक्ल युग की जो समयावधि है वो मानी जाती है 1919 से 1938 ईस्वी तक, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये है क्वेश्चन आपका 5वां। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5वां में आपसे पूछ रहा है क्या, महादेव वर्मा कवयित्री हैं, यानी महादेव वर्मा जो है कवयित्री किस युग की हैं, ये आपसे पूछना चाहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है प्रगतिवादी युग की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में है द्विवेदी युग की, और ऑप्शन नंबर सी में है छायावादी युग की, और ऑप्शन नंबर डी में क्या प्रयोगवादी युग की। तो देखिए महादेव वर्मा जो है ये छायावादी युग की जो है कवि हैं। ठीक है, कवयित्री हैं, और छायावाद में जो है 4 कवि आते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कितने, तो 4 कवि होते हैं। छायावाद के प्रवर्तक कौन है, तो छायावाद के प्रवर्तक हैं जयशंकर प्रसाद, नाम याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6वां, और क्वेश्चन नंबर 6वां में क्या दिया गया है, हंस पत्रिका के संपादक थे, यानी हंस पत्रिका के जो संपादक थे वो कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया निराला, और ऑप्शन नंबर डी में क्या है महादेवी वर्मा। ठीक है, तो देखिए हंस पत्रिका जो है उसके संपादक हैं मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, इनको प्रेमचंद्र भी बोलते हैं, कहीं कहीं आपको मुंशी भी साथ में रहेगा, तो वहाँ पे कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यह है आपका क्वेश्चन नंबर 7वां, और क्वेश्चन नंबर 7वें में पूछा जा रहा है, मैला आंचल के रचनाकर हैं, यानी मैला जो आंचल है ये एक रचना है, इसके रचनाकर का नाम आपको बताना है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है प्रेमचंद्र। देखिए यहाँ पर प्रेमचंद्र ही क्यों लिखा है, मुंशी नहीं लिखा है, तो कोई बात नहीं है, यानी यही ये कवि जो है वो वही एक ही नाम है उनका, मुंशी प्रेमचंद कहीं कहीं आपको मिलेगा, कहीं कहीं आपको प्रेमचंद्र केवल मिलेगा। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया फणीश्वर नाथ रेणु, और ऑप्शन नंबर डी में है जयशंकर प्रसाद। देखिए मैला आंचल जो रचना है वो फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा रचा गया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां। और क्वेश्चन नंबर 8वां में क्या बोला जा रहा है कि छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था इसको कि छायावाद के प्रवर्तक कौन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है गुलाब राय, और ऑप्शन नंबर सी में है राम कुमार वर्मा, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है भगवती चरण वर्मा। ठीक है, तो देखिए छायावाद के प्रवर्तक जो हैं वो है जयशंकर प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर दिया गया है खुमान रासो किसकी रचना है। काफ़ी बढ़िया रचना है ये खुमान रासो। ठीक है, तो खुमान रासो किसकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जायसी, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है मीराबाई, ऑप्शन नंबर सी में है केशवदास, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दलपति विजय। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझें कि ये जो खुमान रासो जो रचना है वो रचा गया है दलपत विजय के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें को। और क्वेश्चन नंबर 10वें में क्या दिया गया है। तो दिया गया है करुण रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर ए में है शोक, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है रति, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है हास, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है निर्वेद। ठीक है, तो देखिए करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है क्या, शोक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है सोरठा छंद में चरण होते हैं, यानी सोरठा जो छंद होता है उसमें कितने चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है 4, ऑप्शन नंबर सेकंड यानी बी में दिया गया है 2, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 3, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 1। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि सोरठा जो छंद होता है उसमें 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। ठीक है, मानो नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रकाश, ये आपको दिया गया है। इसमें आपसे क्वेश्चन शायद मैंने नहीं लिखा है, इसमें आपको अलंकार बताना है। ठीक है, क्या बताना है, तो अलंकार बताना है। अलंकार, इसमें कौन सा अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है उपमा अलंकार, उपमा यानी अलंकार ही होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है क्या रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर सी में है क्या उत्प्रेक्षा अलंकार, और ऑप्शन नंबर डी में है क्या यमक अलंकार। तो देखिए जब भी कभी आपको यहाँ पर दिखे मानो, जानो, या फिर मनहू, या फिर जनहू, ठीक है, तो वहाँ पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं जिस भी किसी अलंकार में यदि आपको मानो, जानो, मनहू, जनहू यदि आपको दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि वो उत्प्रेक्षा अलंकार का जो है उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है क्या अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, यानी अधिग्रहण में कौन सा उपसर्ग है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उपसर्ग होता क्या है। तो देखिए उपसर्ग वो होता है जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है। जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपसे मैं पूछूं, आपसे पूछा जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया गया ना अधि, ये शब्द के आदि पहले जुड़ा हुआ है अधि, उसके बाद एक शब्द है क्या ग्रहण। ठीक है, ग्रहण, तो ग्रहण के जो आगे शब्द लगा हुआ है इसी को बोलते हैं क्या उपसर्ग। ठीक है, क्या बोलते हैं, तो उपसर्ग बोलते हैं। उपसर्ग आगे लगता है, तो उपसर्ग आप देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो इसमें उपसर्ग कौन सा है, अधि उपसर्ग है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आपको चेक करना होगा कि किस ऑप्शन में दिया गया है अधि, तो आप देख सकते हैं आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है अधि, तो यानी अधि ऑप्शन नंबर ये जो डी वाला है ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहा है प्रत्यय के कितने भेद हैं, यानी प्रत्यय जो होता है उसके कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि प्रत्यय लगता कहाँ है, शब्द के कहाँ आगे लगता है कि पीछे।
तो आप लोग कहेंगे सर आपने अभी बताया है कि उपसर्ग में जो है, उपसर्ग जो लगता है वो शब्द के पहले लगता है, तो प्रत्यय कहाँ लगता होगा, पीछे लगता होगा। ठीक है, प्रत्यय कहाँ लगता होगा, तो पीछे लगता होगा। और ये यहाँ पे बात हुई है प्रत्यय कितने होते हैं, यानी कितने होते हैं। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जो प्रत्यय होता है वो होता है 2। ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया क्या बोल रहा है कि तिरंगा में कौन सा समास है। इसमें देखिए ये समास से क्वेश्चन उठाया गया है और समास से भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है तिरंगा में कौन सा समास है। तो ऑप्शन नंबर ए में है द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी में है द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी में है क्या कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर डी में क्या तत्पुरुष समास। तो देखिए तिरंगा से आप यहाँ से समझ सकते हैं कि तिरंगा का ती का मतलब होता है 3 और रंगा का मतलब रंग, मतलब 3 रंगों का समूह, अर्थात यहाँ पर गिनती गिनाया जा रहा है 3 रंग। ठीक है, तो जब भी कभी गिनती गिनाएगा तो वो हो जाएगा द्विगु समास। जैसे कि मान लीजिए एक शब्द है चौराहा, इसमें पूछा जाए कौन सा समास है, तो आप बताएंगे द्विगु। क्यों, क्योंकि चौ से निकल रहा है 4 राहों का समूह। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग ये तो समझ गए होंगे ये सब एग्जाम्पल्स। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि प्रत्येक में कौन सी संधि है। ये देखिए क्वेश्चन संधि से उठाया गया और संधि से भी क्वेश्चन एक या फिर 2 अपने बोर्ड एग्जाम में देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, वैसे तो एक ही आता है, तो बहुत रेयर केस में आ जाता है कभी कभी, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस को लेना होता है ना। तो इसमें पूछा है प्रत्येक में कौन सी संधि है बेसिकली। तो आपको देखिए जो बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th वालों को एक ही संधि पढ़नी होती है, वो यड़ संधि पढ़नी होती है। तो आप भाई देखो यहाँ पर बीच में शब्द अधूरा है, य के साथ में ये त जो है अधूरा है, और जब भी कभी बीच में अधूरा आपको शब्द दिखाई दे तो आप आंख मूंद के बता सकते हैं कि यड़ संधि होगी वहाँ पे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। यहाँ पर यह है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, खीर का तत्सम रूप है, यानी खीर का जो तत्सम रूप है वो क्या है। तो ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया है क्षीर, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है यहाँ भी क्षीर दिया गया है, और ऑप्शन नंबर सी में क्या छीड़ दिया गया है, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है खीन। ठीक है, तो देखिए जो खीर शब्द होता है उसका तत्सम होता है क्या, क्षीर होता है। ये वाला छ होता है, ना कि ये वाला छत्री वाला छ होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा जा रहा है कि अमीय का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए में है अभ्यागत, ऑप्शन नंबर बी में है आम्र, और ऑप्शन नंबर सी में है पीयूष, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है पावक। ठीक है, तो देखिए अमीय का जो पर्यायवाची होता है वो होता है क्या, सुधा होता है, सॉरी पीयूष होता है। ये पीयूष होता है, सुधा होता है, अमृत होता है। ठीक है, इसका पर्याय इसका अमी का। तो अमी का पर्यायवाची जब भी पूछा जाएगा तो आप बताएं क्या, पीयूष। हालांकि इसके और भी पर्यायवाची होते हैं, आप वहाँ से याद कर सकते हैं। अमी का होता है, सुधा होता है, पीयूष होता है, अमृत होता है, तो आप कुछ भी याद कर सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा जा रहा है कि नद्य शब्द का वचन और विभक्ति क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में है चतुर्थी विभक्ति द्विवचन, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है पंचमी विभक्ति बहुवचन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया षष्ठी विभक्ति एक वचन, और ऑप्शन नंबर डी में है चतुर्थी विभक्ति एक वचन। ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए नद्य शब्द का जो विभक्ति और वचन होगा वो होगा चतुर्थी विभक्ति एक वचन के अंतर्गत ये आता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, यानी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 20 नंबर के ही ऑब्जेक्टिव जो है प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कीजिएगा और अपने बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में 95+ मार्क्स जो है आप लोग लाइएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है हसिष्यथ धातु का वचन और पुरुष आप बताइए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया मध्यम पुरुष एक वचन, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया उत्तम पुरुष बहुवचन,
और ऑप्शन नंबर सी में है मध्यम पुरुष द्विवचन। ऑप्शन नंबर डी में है क्या, प्रथम पुरुष एक वचन। ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ठीक है, तो आप इसे बताएंगे हास्यतः जो इसका पुरुष है, ये है प्रथम पुरुष है, सॉरी मध्यम पुरुष का है, मध्यम पुरुष का हास्यतः जो होता है वो होता है मध्यम पुरुष और द्विवचन में होता है। आप जाके जो है लकार में देख सकते हैं वहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप आप सभी को जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं 1 से लेकर 20 तक काफ़ी अच्छे लगे होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।